नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। गुलाम वंश का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फर्रुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुशील स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर वह शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद का प्रोन्नत दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून में 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालर की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करता है तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालिक विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद शाम अर्थात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हौशी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1992 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विभाजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिजली। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया।
कि राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहां कुछ समय तक शासन किया। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तो इब्कात-ए-नासिरी से। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एजाब को पराजित किया था। एजाब ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एजाब के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। वह प्रथम मुसलमान शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो वह बलवन था। आइए व्याख्या देखते हैं। बलवन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्हे अलाह या जिल्हे इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलवन ने। बलवन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी। बलवन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? यह क्वेश्चन नंबर 12 है। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बर्नी ने यह शब्द अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति का व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानूनी दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलवन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की मृत्यु हुई। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेनापति की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए
कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था तो राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जाशी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैब्या के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मुहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन। क्वेश्चन का व्याख्या, अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशनें तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 17, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस, क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध हुआ। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक़ सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? क्वेश्चन नंबर 19, तो एक खैराती अस्पताल था। दार उल खफा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल खफा एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य की नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव 1 से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे?
तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा शासक देवराज सेकंड शासनकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्ज उल बहरीन में देवराज सेकंड के शासनकाल का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 24, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक शासक को कमजोर कर दिया गया। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बनवाया जहां अब आगरा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलहोर लोधी, सिकंदर लोधी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सिकंदर लोधी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम में सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी नाप का जो पैमाना था, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक यजुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर सेकंड ने। तेरह सौ 77 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया,
किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ उन्होंने यह युद्ध लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडबिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही की सेना पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 29। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6वां भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट अर्थात भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 अस्थवन या अथवन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? 32 क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। 1774 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। महाबनी। क्वेश्चन नंबर 33। महाबनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। महाबनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सदा के विरोध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में महाबनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1398 ईस्वी। जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन महाबन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान की। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान की। नई प्रथा प्रारंभ की।
उसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया। तो जजिया कर लेने का इसने आदेश दिया था हिंदुओं से। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन काल से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन भू उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो देखिए 1, 3 और 4। ऑप्शन हो जाएगा डी। उराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं है, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त था। तो देखिए यहाँ पे ये खराज, उस्र और मुक्तई जो है ये भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, लेकिन ये जो खुम्स था यह लूटपाट अथवा युद्ध में शत्रु राज्य से जनता से लूट में प्राप्त होता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, वही धन खुम्स कहलाता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 कोष में दिया और 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? क्वेश्चन नंबर 36, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही रही, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 37, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुरहावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सुरहावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1882 ईस्वी से 1262 ईस्वी तक से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में क्वेश्चन नंबर 38, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1353 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर को ई माना है। क्वेश्चन नंबर 39,
जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40, संतलत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी, तांबा। व्याख्या देखते हैं। संतलत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था, 1:48। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम 41 से लेकर के 80 तक का क्वेश्चन आप लोग को देंगे।